बातों ही बातों में बताया कि ये सब होने के बाद राठौड़ परिवार के साथ क्या होने वाला था और उन लोगों को किस तरह भोपाल के लोग सजा देंगे। तो ये सब सुनकर विराट राठौड़ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वो आश्चर्यचकित होकर आर्य की तरफ देखने लगे। अब आर्य भी अपने सपने के बारे में बात करते करते थोड़ा रुकने लगा था। उसे वो डरावना लम्हा याद आ रहा था और उसने सपने में देखा था कि कैसे राठौड़ परिवार के इंसानों को चिलचिलाती धूप में बिना कपड़ों के सूखने के लिए डाल दिया गया था ताकि वो ऐसे ही तड़प तड़प कर मरे, अपना दम तोड़ दें। उनको कई दिनों तक बिना खाना पानी के ऐसे ही रखा गया था। ये सब दोबारा याद करते हुए उसे घुटन महसूस होने लगी थी और वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। आर्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसके माँ बाप स्वर्ग से उसे सिग्नल भेज रहे थे और राठौड़ परिवार के साथ होने वाली अनहोनी के बारे में उसे इशारे दे रहे थे ताकि आर्य इस मौके का फायदा उठाकर अपने परिवार को बचा सके। आर्य की बात सुनकर अब विराट के भी होश उड़ गए थे। उसने आखिर में धैर्य बनाते हुए फिर से आर्य से सवाल किया, ठीक है, जब उन लोगों ने तुम्हारे सपने में हमारे परिवार वालों के साथ ऐसा किया तो फिर उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? आर्य ने अपना सर झुका लिया, आंखें नीची करते हुए कहा, मेरे साथ? मैंने जब उन लोगों के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरे दोनों पैर तोड़ दिए थे और फिर पहाड़ियों के पीछे गड्ढे में फेंक दिया था। और इतना होने के बावजूद भी जब मैं नहीं मरा तो उन लोगों ने एक बड़ा सा पत्थर मेरे सिर पर मार दिया था। जब विराट ने यह बात सुनी तो उसकी सांसें कुछ पल के लिए रुक गई। उसके मन में इतना गुस्सा आ रहा था जैसे वो अभी उन लोगों को उल्टा लटका दे और उनके साथ वो सब करे जो वो राठौड़ परिवार के साथ करने की सोच रहे थे। आर्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस समय भोपाल ऐसा लग रहा था जैसे राठौड़ परिवार के लिए किसी नरक से भी बदतर हो। चाचा जी, आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा कि उस समय से पहले से ही हमारे परिवार पर खतरा मंडरा रहा था और मैंने तो बस इस सपने के बाद अपने परिवार को बचाने की ही कोशिश की। मैंने तो ये कोशिश की कि हमारे परिवार पर जो भी खतरा है मैं जल्दी से जल्दी उसे हटा दूं। विराट राठौड़ ने आर्य की तरफ देखा और फिर उसने भी सीरियस होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तो जब राठौड़ परिवार के हर खतरे से निपटना ही है तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम रंधावा परिवार से करें। विराट राठौड़ ने गुस्से में रंधावा परिवार और अभिमन्यु चंदेल के बारे में बात करते हुए कहा, वो हर्षवर्धन रंधावा मेरी जगह पर खुद कमांडर बनने के सपने देख रहा है। उसे क्या लगता है कि अभिमन्यु चंदेल के आ जाने से वो मुझसे आराम से मुकाबला कर पाएगा? उसे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या। विराट ने आगे कहा, आर्य, इस बात का ध्यान रहे कि तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ में आई ना? जाहिर सी बात थी कि आर्य वैसे भी ये सारी बातें किसी से नहीं कहता था और इसके पीछे दो वजह थी। एक तो ये कि अगर कोई भी आर्य की बातें सुनता तो उसे यही लगता कि वो पागल हो चुका था, इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। और दूसरी ये कि अगर किसी दुश्मन को इस बात का अंदाजा भी हो गया तो वो काफी मुश्किल में पड़ सकते थे। उनके आगे के हर एक प्लान की जानकारी उन्हें मिल जाती तो वो लोग इस प्लान को बनाने के पहले ही मुसीबत में पड़ जाते। हालांकि आर्य को
महसूस हो रहा था कि उसके चाचा इस सीरियस एटीट्यूड के पीछे आर्य से कुछ छुपा रहे थे। इसलिए वो बहुत ही सावधानी से अपने चाचा की हरकतों पर नजर रखना चाहता था। लेकिन तभी विराट राठौड़ आर्य से थोड़ा दूर जाकर बैठ गया, जिससे आर्य उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ नहीं पा रहा था और उसके मन की बात पता नहीं कर पा रहा था। आर्य ने थोड़ा सोचते हुए अपने चाचा से सवाल किया, और दादाजी का क्या? उनको ये सब बताना है कि नहीं? आर्य की बात सुनकर विराट राठौड़ थोड़ी देर चुप हो गया और उसके बाद उसने कहा, इसका बाद में देखते हैं, जैसा माहौल बना हम उस हिसाब से फैसला करेंगे। आर्य ने भी अपने चाचा की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि यह फिलहाल सही फैसला था और वो भी अपने दादाजी को यह सब बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। विराट ने कहा, बैठो बैठो, खड़े खड़े मत रहो, आराम से बात करते हैं। विराट राठौड़ ने आर्य से यह कहा क्योंकि बात करते करते वो लोग काफी देर से खड़े थे। अपने चाचा की बात सुनकर आर्य वहीं बैठ गया और फिर उसने जो सवाल किया, चाचा जी, आप हर्षवर्धन रंधावा के साथ क्या करना चाहते हैं? विराट राठौड़ ने आर्य को जवाब दिया, अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन रंधावा से निपटना इतना मुश्किल नहीं होगा। वो तो अभिमन्यु चंदेल है, जिसने पूरे भोपाल शहर में अपना जाल बुन रखा है। अगर हम लोग उनसे सीधा मुकाबला करते तो हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता। अपने चाचा की बात सुनकर आर्य की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मैं समझता हूं कि मैंने भी इस बारे में कई बार सोचा है कि अभिमन्यु चंदेल से मुकाबला कैसे किया जा सकता है, और इसके लिए यही रास्ता निकलता है कि अगर वो अकेला हो जाए तो तब उससे निपटना आसान हो जाएगा। अभी रंधावा परिवार और अभिमन्यु चंदेल के बीच का रिश्ता सही नहीं चल रहा है, तो क्यों न इस बात का फायदा उठाते हुए पहले मुकाबला रंधावा परिवार से किया जाए, ताकि उन दोनों के अलग होने से अभिमन्यु चंदेल कमजोर पड़ जाए। और एक बार हम अगर रंधावा परिवार और अभिमन्यु चंदेल के रिश्ते खराब कर देंगे तो बाकी लोगों के साथ भी अभिमन्यु चंदेल का रिश्ता तोड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। विराट राठौड़ अपने भतीजे की होशियारी देखकर खुश भी था और आश्चर्यचकित भी था। तभी उसने आर्य की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने सही समझा है। उन दोनों के बीच के रिश्ते में दरार डालने की शुरुआत हम लोग रुद्र रंधावा की मौत से कर सकते हैं। हालांकि रंधावा परिवार के पास बहुत ताकत नहीं है। अगर रंधावा परिवार अपनी पूरी ताकत और लोग अभिमन्यु चंदेल के साथ लगा देता है तो इससे अभिमन्यु चंदेल को बहुत फायदा हो सकता है। रंधावा परिवार से अपना रिश्ता फिर वो कभी नहीं तोड़ेगा। उस ताकत का इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे काम निकलवा सकता है। अगर उसे रंधावा परिवार का इस्तेमाल करना है तो कुछ समय के लिए उसे उन लोगों को पालना पड़ेगा। और वैसे भी रंधावा परिवार फिर से रुद्र को बचाने के लिए उससे बात करेगा और अभिमन्यु चंदेल भी इस बात के लिए मना नहीं कर पाएगा। विराट ने थोड़ा रुक कर आगे बोलना शुरू किया, और क्या पता अगर रुद्र रंधावा मर भी जाता है तब भी वो एक साथ मिलकर काम करें तब तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए हमें
रुद्र को मारने के अलावा कोई दूसरा प्लान भी सोचना होगा जिसे हम उन्हें बिल्कुल नाकाम कर सकें। आर्य ने कुछ सोचते हुए अपने चाचा से कहा, पर लूथरा परिवार का क्या? चाचा जी, हमें सबसे पहले हमारे परिवार में जो जासूस छिपे बैठे हैं उन्हें निकालकर बाहर करना चाहिए। आर्य की बात सुनकर विराट राठौड़ ने अपना सर हिलाया और जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। हमें पहले अपने घर में झांकना चाहिए और फिर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। आर्य ने अपने चाचा को एक नए आइडिया के बारे में बताते हुए कहा, इसके लिए मेरे पास एक दूसरा प्लान है। जब आर्य ने प्लान की बात की तो आश्चर्यचकित होकर विराट राठौड़ उसकी तरफ देखने लगा। तभी आर्य ने कहा, क्या हम लोग लूथरा परिवार के साथ मिलकर उन डकैतों का सामना कर सकते हैं जो अकेले लूथरा परिवार को मारने आए थे? और ये हमारे लिए अच्छा होगा। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर उन लोगों का लूथरा परिवार को मारने के पीछे मकसद क्या था और उनको किसने भेजा था। आर्य की बात सुनकर विराट राठौड़ कुछ देर के लिए सोचने लगे और फिर बोले, इस प्लान को अंजाम देने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये काम हम लोग राठौड़ परिवार और लूथरा परिवार दोनों को मिलाकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे परिवार में इतने लोग नहीं हैं कि उन डकैतों से सामना कर सकें। ये तो सचमुच उनके लिए एक प्रॉब्लम थी। आर्य ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर से ख्याल आया कि कैसे गौरव आहूजा उससे सामने से बात करने आया था। तभी उसने अपने चाचा को एक और आइडिया देते हुए कहा, कैसा होगा अगर हम भोपाल की आधी सेना को भी इस काम में इस्तेमाल कर सकें? आर्य की बातें सुनते ही विराट की आंखें चमक उठी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आर्य से सवाल किया, क्या तुम्हारे सपने से कोई हिंट मिल सकता है कि उस रात लूथरा परिवार को मारने के लिए कितने डकैत आए थे, ताकि हम उस हिसाब से तैयारी कर सकें? आर्य को इस बारे में ठीक से कुछ भी नहीं पता था। वो बस याद करने की कोशिश कर रहा था। तो उसे याद आया कि लूथरा परिवार को जब मारा गया था तो वहां की गलियों में अफवाहें थी कि लगभग 30 डकैत उनके घर घुस आए थे। आर्य ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, लगभग 30 लोग? आर्य की बात सुनकर विराट राठौड़ ने अपना सिर हिलाया और वो उसकी बातों से आश्चर्यचकित भी हो गया था, क्योंकि आर्य ने उसे एक स्पेसिफिक नंबर बताया था। जैसे जैसे आर्य एक एक बात बता रहा था, विराट राठौड़ को महसूस हो रहा था कि उसका सपना सच से बहुत मिलता जुलता था और बहुत डिटेल्ड था। विराट राठौड़ ने कुछ सोचते हुए आर्य से कहा, सरकार के लिए 30 सिपाही भेजना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो डकैत बहुत शातिर हैं। उनसे मुकाबला करना हमारे आम सिपाहियों के बस की बात नहीं है। मुझे अभी भी सोचना पड़ेगा कि उन डकैतों को कैसे रोका जा सकता है। और तो और हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सारे डकैत एक ही बार में पकड़े जाएं। क्या चाचा भतीजे की ये प्लानिंग काम कर पाएगी?